कि एक प्रॉक्सी वॉर से आप बशार अल असद को 10 साल में अभी तक तो नहीं हटा पाए। तो प्रॉक्सी वॉर से जब एक बशार अल असद को आप नहीं हटा पाए, तो रूस विद 1600 न्यूक्लियर वेपन्स आप उसको कैसे प्रॉक्सी वॉर से हटा देंगे और हरा देंगे? ये इसका तस्करा वेस्टर्न मीडिया नहीं करता। मैंने खुद लिखा है और मैं करता रहूंगा कि वो सच। अरे भाई, जब आपने 10 साल ऑक्यूपाई किया, 20 साल ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान, और आप क्या लेके जाए? 10 साल से आप है इराक में, आपके हाथ में क्या है? लिबिया में क्या है? रियलिटी ये है कि जब तक कि फलस्तीनियों के मसलों का कोई हल ना होगा और अल-कुद्स पे कोई क्लैरिटी ना होगी, और ये कि वेस्ट बैंक पे जो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनमें कुछ कमी ना आएगी, तो ईरान अभी उनसे नॉर्मलाइज नहीं करेगा। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये बैटल ऑफ एट्रिशन है, वॉर ऑफ एट्रिशन है, तो है। देखिए, मैं एक बात साफ साफ कहता हूं भाई, कि जो ममालिक सिर्फ हथियारों की बिक्री पे, जिनकी की इकोनॉमी और जिनका की उरूज और जिनका मर्तबा और जिनका दबदबा सिर्फ हथियारों पे है, वो अमन क्या जाने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। उनसे जो हमें दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, जो उनका तजर्बा उसमें झलकता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट से, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, वहां से एक जजों ने एक फैसला सुनाया है। वो ये है कि 2016 में अमेरिका ने जो फैसला किया था ईरान के फ्रोजन एसेट्स, यानी जो उनका जो प्रॉपर्टीज उन्होंने जब्त की हुई हैं, उससे वो अमेरिका के कुछ मुतासरा कुनबों को कंपेंसेशन देने के लिए एक अदालत को इजाजत दी थी अमेरिका के। ये बेरूत में एक कोई धमाका हुआ था, कुछ और जगहों पर इल्जाम थे ईरान पर, उनके मुतासरीन को पैसा देने की बात थी। उसको इंटरनेशनल कोर्ट ने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कहा है और ये कहा है कि आप कंपेंसेशन दें ईरान को। ये एक बड़ा फैसला है, एक डिप्लोमेटिक एक तरह से जीत है ईरान की। इसके अलावा इजराइल में क्राइसिस बाकायदा अभी तक जारी है। फिलहाल जो जुडिशल रिफॉर्म वाली बात जो सामने थी, वो कानून अभी रोक तो दिया गया है, लेकिन बेचैनी वहां मुसलसल है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में टकराव की खबरें आ रही हैं। अब ऐसी खबरें हैं जेनिन से और कई जगहों से, जहां फिलिस्तीनी भी मुकाबला कर रहे हैं बाकायदा। वो हालात नॉर्मल नहीं है। अब वेस्ट बैंक में भी इजराइल के लिए मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। बिल्कुल गाजा जिस तरह से था, हो सकता है वहां भी कुछ हालात ऐसे बदलते हुए नजर आए। इसके अलावा ईरान के एक एडवाइजर का, मिलिट्री एडवाइजर, दमिश्क पर अमरीकी हमले में मारा गया है। और उसके साथ साथ पिछले 3 दिन में 2 बार अमेरिका ने हमले किए हैं, खुद सीरिया पर, दमिश्क पर और कुछ और इलाकों पर भी। इससे पहले इजराइल के हमले अलेप्पो एयरपोर्ट पर 6 दिन के अंदर 2 बार हुए थे, तो वहां भी हालात बहुत ही वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं। और उसमें रूस, ईरान और सीरिया एक साथ अमेरिका के खिलाफ एक रुख मजबूती से ले रहे हैं। तो ये सब क्या कुछ है, इस पर जानने के लिए हम नकवी साहब की राय जानेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये इंटरनेशनल सतह पर जो इतना इतना बड़ा एक फैसला आया है,
वो उस पर अमल होगा नहीं होगा वो एक अलग एक बात है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका के उस रुख को गलत दिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? खाली खूली वाह जो की, हासिल इससे भाई जरीफ, जिसका भी शेर पसंद आए फी शेर उसे दो आने दो। आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तारीफ तो कर दी कि उसने अमेरिका से ये कहा कि 2016 में जो उसने जब्त की थी प्रॉपर्टीज ईरानियों की, वो वापस कर दे, तो एक डिप्लोमेटिक तमाशा पड़ा। अरे भाई, माल तो वापस आवे। वो माल वापस आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अंकल सैम ने इस किस्म की हरकतें कभी नहीं की। वो इस तरह के इंटरनेशनल समझौतों में उन्होंने कभी दस्तखत किए नहीं है। लिहाजा वो बरी हैं, उनकी एक्सेप्शनलिज्म अभी तक तो थी, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल ये, और यही अकेले नहीं है भाई, कदाफी के कदाफी के तमाम भाई, जहां जहां उन्होंने हमले किए और रिजीम चेंज हुई, वहां के रिजीम के पैसे, भाई एक जमाने में यूनिपोलर वर्ल्ड से पहले भी लोग पैसे आमतौर से अमेरिकी बैंकों में रखते थे। अब वहां पे अगर आपकी अनबन हो गई किसी से, तो आपने वो पैसे जब्त कर लिए। ये एक गोया, अब इसको हम उन दिनों में डकैती नहीं कहते थे, क्योंकि अमेरिका का रुतबा बहुत बड़ा था, लेकिन आज के लोग ये कहने लगे हैं। इससे अंदाजा ये होता है कि शायद उस रुतबे में कुछ कमी आई। लेकिन अगर ये हालात हैं, तो अब उनको पैसे ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो आगे चल के देखेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ ऐसे भी जजमेंट्स दिए हैं जिनका असर हुआ है। मतलब मिलोसेविच, वो आखिर में पकड़ा गया और जेल रहा, और वही इस तरह के और बहुत से लोग। रही बात ये कि ईरान के बारे में जो गैलेंट, जो फॉरेन पहले डिफेंस मिनिस्टर थे जो निकाल दिए गए, वो अब ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे साथ एक वॉर ऑफ एट्रिशन कर रहा है। और वॉर ऑफ एट्रिशन ईरान क्या कर रहा है? वो ये तो नहीं है कि मिसाइल्स दाग रहा है। वॉर ऑफ एट्रिशन वो ये कर रहा है कि वो उसने ये बिल्कुल साफ वाजे कर दिया है कि हम आपसे नॉर्मलसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, जब तक के कुद्स का मामला और जब तक कि फलस्तीनियों के मामले की बल्कि वो तो अभी तक तो उनकी पोजीशन ये है कि इसराइल कोई मुल्क होना ही नहीं चाहिए। अभी तक तो उनकी ऑफिशियल पोजीशन ये है। लेकिन ये है कि रियलिटी ये है कि जब तक कि फलस्तीनियों के मसलों का कोई हल ना होगा और अल-कुद्स पे कोई क्लैरिटी ना होगी, और ये कि वेस्ट बैंक पे जो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनमें कुछ कुछ कमी ना आएगी, तो ईरान अभी उनसे नॉर्मलाइज नहीं करेगा। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये बैटल ऑफ एट्रिशन है, वॉर ऑफ एट्रिशन है तो है। लेकिन अगर, हाँ ये जरूर है कि हस्बल शामी और ये हूती और ये आपके हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह और इस तरह की जो तंजीमें, जो के कासिम सुलेमानी जिनकी इब्तिदा की थी और बाकी और लोगों ने जिनको और बांधा है, वो जो हैं वो अपनी जगह पे एक वॉर ऑफ एट्रिशन तो है। यानी अगर आप यहाँ यहाँ आएंगे और हमारे मामलात में आप मिलिटरीली मुखिल होंगे, तो हम जाहिर रिएक्ट करेंगे। ये सबका कहना है। अब देखिए अभी क्या हुआ। जनरल जो कमांडर इन चीफ हैं, जनरल माइली शायद नाम है, MILLEY, उन्होंने पहले तो एक स्टेटमेंट दिया। अच्छा, अमेरिका में ये है कि कोई एक एक तो स्पोक्समैन कोई कुछ कह देता है, फिर पेंटागन का स्पोक्समैन कुछ और कहता है, फिर व्हाइट हाउस से कुछ और खबर आती है, फिर वहां जनरल कुछ और बोलते हैं। और जनरल माइली ने कहा कि भाई ये जंग जो है, वहां यूक्रेन की बात कर रहे थे वो जहां तक जा सकती थी जा रही थी, अब पहुंच गई है। अब जेलेंस्की साहब को निगोशिएशंस की तैयारी करना चाहिए। यानी ये उनका एक स्टेटमेंट।
ये स्टेटमेंट देने के बाद दूसरे वो बरामद हुए सीरिया में। ये क्या है? कह लगे सीरिया में हमारी जंग जारी, यानी जो बड़े मगरमच्छ को अगर ना पकड़ो तो फिर मछलियों को जाके सताओ। तो अब वो ये है कि वो यहाँ पे अब जंग जारी रहेगी। उसके बाद कुछ वो देखे गए, उनके टैंकर्स वहां से ऑयल चुरा के भेज रहे थे। उसमें अभी हाल में दमिश्क पे आप अभी कल परसों ही उन्होंने बाकायदा मिसाइल अटैक किया। अब दो तीन चीजें हैं। देखिए, दुनिया ये कह रही है कि जरा सा सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के, लेकिन उसी सब्जेक्ट पे ठहरे हुए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने फरवरी से 2021 फरवरी से, जब से ये जंग शुरू हुई, 2022, जब से ये 2022 जंग, फरवरी। जी। जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई 24 फरवरी से, तब से आपने ये अंकल साहब ने ये बिल्कुल एक तंजीम बनाई है कि हम एक प्रॉक्सी वॉर, बाकी डिक्लेयर्ड प्रॉक्सी वॉर, हम नहीं जाएंगे वरना रूस की हमारी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हम तमाम असलहे और तमाम एडवाइजर्स और बल्कि खामोशी से फौजी ये सब भेज भाज के जेलेंस्की की इतनी मदद करेंगे कि वो ये जंग जीत जाए। जब ये जंग जीत जाएगा तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो जो रहा था जिसमें अमेरिकन हेजीमनी थी, वो ही बरकरार रहेगी। और जनाब वाली बरतानिया वाले भी इसी ख्वाब देख रहे हैं, और यूरोप कह रहा है कि हाँ भाई, हमारे हाथ से जो जाने वाली है हुकूमत वो न जाए, जो हेजेमनी, कंट्रोल, डोमिनेंस, वो न जाए। जिसके कि जाने की बाकायदा घंटी बजा दी थी सितंबर में इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने तमाम अफसरों को बुला के एलिसे पैलेस में ये कहा कि भाई देखो, 300 साल पुरानी वेस्टर्न हेजेमनी, वेस्टर्न डोमिनेंस अब खत्म हो रहा है। अब दुनिया को दूसरी तरह से देखना शुरू करो। अब उसकी आवाज देखिए, अब ये भी एक मुश्किल है कि वो कहता तो ये है, और उसकी लाइन क्या थी? लाइन तब से अभी तक एक ही है कि भाई, आप जब तक रूस को यूरोपियन सिक्योरिटी में मुलविस नहीं करेंगे, यूरोप सिक्योर नहीं हो सकता। ये उसका कहना है। अब इसमें जिद में है, मलकुल मौत अड़े हैं कि मैं जान लेके टलूं, और सरब सजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। अब वो अमेरिका बहादुर का ये है कि नहीं, ये बिल्कुल एरेंट है, एरेंट बॉय इमैनुअल मैक्रोन। तो ये बात चल रही सर है। अभी 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 एक वाकया और हुआ है जो कल ही की जी खबर है। एक वाकया ये हुआ है कि जेलेंस्की ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनवाइट किया है। वो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और शी जिनपिंग अभी हाल ही में मॉस्को का दौरा करके गए, पुतिन के साथ लंबी मुलाकातें कई कई घंटे की करके गए, और उन्होंने कोई एक फॉर्मूला दिया है। तो ये जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब को नजदीक लाने का काम चीन ने कर लिया, क्या चीन यहां भी बाजी मार लेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेलेंस्की अमेरिका से, यूरोपियन मुल्कों से कह रहे हैं कि मुझे हवाई जहाज दो, रॉकेट दो, मिसाइलें दो, ताकि मैं रूस के खिलाफ कार्रवाई कर सकूं। ये वो नहीं दे रहे। अब वो शी जिनपिंग के साथ बात करना चाहता है जेलेंस्की। यानी क्या क्या है इसका मतलब? इसका ये मतलब तो जाहिर है नहीं है कि हाँ। जिस तरह की दोस्ती सी जिनपिंग की अभी पुतिन के साथ है, उसके बाद वो उनकी हिम्मत ये होगी कि वो कहें कि भाई हमको असलहे दो ताकि हम पुतिन को हरा दें। ये तो नहीं होगा। बल्कि मेरे ख्याल में उसके पीछे या तो इन्होंने एक कैजुअल रिमार्क, भाई कई जेलेंस्की का ये रिकॉर्ड है, एक कैजुअल रिमार्क कर दिया उन्होंने, या तो ये है, या ये कि सूझबूझ के साथ अगर किया है। तो चीन का ये स्टाइल नहीं है कि अगर वो किसी चीज को सीरियसली ले तो वो फौरन जवाबी हमला कर दे और जवाब दे दे। अब अगर इसमें कुछ जान है तो उसके नीचे के लोग
ज़ेलेंस्की की लोगों से मिलेंगे, इसके कहीं और एम्बेसीज में कहीं गुफ्तगू होगी, उसमें जो 12 पॉइंट का प्लान है पीस का, देखिए उस पीस में नेशनल सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एक पॉइंट है। भाई यही तो इनकी डिमांड है ना, जेलेंस्की की और रशियंस की, अरे यूक्रेनियंस की, तो वो उसमें है। अगर इस तरह की कोई बात है तो वो बहुत सोबर और मुअतबर लोग हैं, वो जल्दी से हड़बड़ में इनके साथ न करेंगे, वो तमाम लोगों को टटोलेंगे, उनके डिप्लोमेट्स हर एक से मिलेंगे कि भाई किस हद तक इसमें संजीदगी है, अगर संजीदगी है तो ये कहाँ तक जाएगा, इससे हो सकता है नीचे के लोग मिलें, नीचे के लोग चीनी ना हो, कोई और मुल्क हो जिससे चीन के ताल्लुकात अच्छे हों, तो ये सब चीज इस तरह से डिप्लोमेसी ऐसी चलती है। ये नहीं है कि वो उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया तो चीन ने दूसरा कर दिया, बस बेटा मैं आया, खाना तैयार करो, तो ऐसे तो नहीं होगा ये। इसमें अगर कुछ जान है तो, और अब ये कि फौरन वेस्टर्न अमेरिकन वो जाके हाथ पकड़ लेंगे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, कि तुमने क्या कहा, इसके मानी क्या है, तो इसमें कई रैमिफिकेशन। तो अभी ये कि उसका फौरन कोई जवाब दे दे सी जिनपिंग, ऐसा ना होगा। अगर पीछे पीछे कुछ हो जाए, जो अभी हो रहा था पीछे पीछे अगर हो रहा है तो पक्केगा उसे, उसको जेस्टेट होने में वक्त लगेगा, और वो अपने वक्त पे जब जब चीनी बोलेगा तो उसमें एक पुख्तगी होगी, यानी ये कि हमने सब टटोल के देख लिया, इसमें जान है। हाँ, वो नहीं, पहले फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें, पहले ऑफिशियल्स बात करें। अब ये कि आप एकदम से कहिए कि आइए हमने कोरमा पकाया है, आप आके हमारे यहाँ खा लीजिए, तो सी जिनपिंग ऐसे तो नहीं आएंगे। तो एक बात ये, लेकिन दूसरा पहलू ये है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक सरगर्मियां हैं वेस्ट एशिया में, जिसको कि मिडिल ईस्ट कहते हैं। ये मिडिल ईस्ट का बड़ा चक्कर है, हम लोगों की भी आदत पड़ गई थी, मिडिल ईस्ट कहते थे। ये करेक्शन मालूम है किसने किया था? ये करेक्शन किया था कृष्णा मेनन ने, कि भाई मिडिल ईस्ट तो उनके लिए है, हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है। तो ये वेस्ट एशिया हमने तब से कहना शुरू किया। बहुत बदनाम है वेस्ट में कृष्णा मेनन, लेकिन बहुत ही ज़हीन आदमी था, और उसने ये उसकी दी हुई तरमीम है कि भाई इसको वेस्ट एशिया कहिए, और तब से चल गया है वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है वो दिलचस्प है। मैंने आपको बताया कि जनरल मेली गए, उन्होंने वहां कहा कि अभी जहां जंग जारी है, उसके फौरन ही बाद इसराइल जो कि अंदर से हिला हुआ है, उसने अटैक्स कर दिए दमिश्क पे, और खासकर उन इलाकों में। देखिए सदर्न दमास्कस वो एरिया है जहां शायद बीबी सैयदा जैनब का मकबरा है, जो कि दुनिया के मुसलमानों के लिए और खास तौर से शियों के लिए बहुत ही मुकद्दस मकाम है। यानी ये समझिए कि उसकी 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 जो स्टेटस है वो करबला मोहल्ला से किसी तरह से कम नहीं है, जहाँ जो इनका जो मकबरा है। तो इस तरह अब वहां हुआ है, इससे लोग प्रोवोक होंगे, और इसके बाद अभी रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान के बाद अभी ईद आने वाली है। अब इस बीच में इस किस्म के हंगामे खड़े कर देना, ये गोया फितना परवरी है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक बात साफ साफ कहता हूं भाई, कि जो ममालिक सिर्फ हथियारों की बिक्री पे, जिनकी की इकोनॉमी और जिनका की उरूज और जिनका मर्तबा और जिनका दबदबा सिर्फ हथियारों पे है, वो अमन क्या जाने, वो अमन की बातों से अमन जाहिर है। आप मुझे मैंने अपनी जिंदगी में अमन तो तभी देखा भाई, जबकि कोल्ड वॉर शुरू हो गई, तो दो बैलेंस ऑफ टेरर में दुनिया थी, और हम लोग आराम से रह रहे थे उस छत्र छाया में। हमने तो पीसफुल दुनिया तभी देखी, तभी हमको वेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा,
अमेरिका भी हम गए, अरे वहां के अखबारों में काम किया, बुरा नहीं था यहाँ के। अच्छा अच्छा, लेकिन देखिए, नकवी साहब, एक चीज जो मैं समझना चाहता हूं, जैसे कि आपने चीन के बारे में बताया कि वो जब कुछ बोलेगा तो बहुत सोच समझ के अपनी तैयारी से बोलेगा। यानी आप उसका एक तरह से मिजाज डिप्लोमेसी का उनका आपने बताया। अब इस वक्त सीरिया में अमरीकी हमलों के बाद आप भी मुसलसल फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत सी चीजें देखता हूं, बहुत लोग हमारे देखने वाले भी इसको देखते होंगे। सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर रूस रेयरली ही कभी अमेरिका के खिलाफ इस तरह से खुल के बोलता है जिस तरह से अब एक बयान आया है। इसके क्या मानी है? क्या रूस जो यूक्रेन वाले मामले में अमेरिका का मुकाबला इनडायरेक्टली कर रहा है, क्या वो सीरिया में उसका क्या बिहेवियर होगा आने वाले वक्त में अमेरिका को कंटेन करने के लिए? क्या इम्कान है? वो एक चीज है समझने देखिए की। 2011 में जबकि ये सीरिया वाला मामला शुरू हुआ और ये हुआ कि बाकायदा एक मूवमेंट खड़ा किया जाए, जिस मूवमेंट को कि फरोग दिया वेस्ट ने, अमेरिका ने, और तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में खबरें छपी कि बाकायदा वो मशीनें सप्लाई की गई जिनसे कि इंटरनेट को, लोकल इंटरनेट का जो रिजीम है उसको वायोलेट करके वो तस्वीरें जर्नलिस्ट और तमाम जो जो बल्कि मिलिटेंट्स हैं, जो डिसिडेंट्स हैं, वो तस्वीरें अपलोड करके भेज सकते थे। ये गोया, और ये हुआ है उसके, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, बल्कि और क्या उसमें नाम बड़ी उसका, और उसमें बड़ी झूठी खबरें भी जाती थी। मुझे याद है कि सीरिया के किसी लोकल हामा या होम्स का वाकया था उसी जमाने का। उसने अल जजीरा को फोन करके कहा कि जहां की आप खबर दिखा रहे हो मैं वहीं रहता हूं, वहां कुछ नहीं है। यानी इस तरह की भी खबरें दी गई थी उन मशीनों के जरिए। मुझे वो याद आ रहा है। होम्स में दरअसल कुछ बरस पहले इनके बशार अल असद के वालिद हाफिजुल असद ने बहुत ही सख्त कदम उठाए थे, जिसमें कोई 10,000 ये इसके मुस्लिम ब्रदर अफवानुल मुस्लिमीन के लोग हलाक हुए थे। ये सही बात है कि बहुत ही सख्ती से इनके वालिद ने, तो उसकी तस्वीरें लोगों ने ली। वहां दीवारों में बंदूक के कारतूसों के निशान हैं, उसकी तस्वीर ले लेके भेज रहे हैं कि भाई अभी ये हो रहा। और तो ये था उसमें बिल्कुल, यानी अरे भाई, मैं तो आप ही के लोगों को सुना चुका हूं ये किस्सा कि उनकी बशार अल असद की बहुत ही मोतबर एडवाइजर हैं हुतैमा शाबान, वो उनको मैं जानता था और मैं उनके दफ्तर में प्रेसिडेंट के पैलेस में बैठा हुआ था और वहां मैं देख के आया था कि दमिश्क में और होम्स और हमा में ये जो स्टीफन फोर्ड थे उन दिनों में बहुत ही एक्टिव अमेरिकन डिप्लोमेट, और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट, ये लोग सब जाके जो मिलिटेंट्स थे और जो कि डिसिडेंट्स थे उनके बाकायदे ग्रुप्स, यानी ओपन सड़कों पे, और उनको एडवाइस करते थे। तो मैंने बुथैमा शाहबाज से पूछा, मैंने कहा ये क्या है आखिर? यानी आपके यहाँ कोई लॉ नहीं है कि डिप्लोमेट्स इस तरह से मुखिल ना हो आपके इंटरनल अफेयर्स में? तो चुप हो गई। उसने कहा कि सही, इससे ये आया होता है, ये साफ हो जाता है कि हम लोग कितने पेनिट्रेटेड हैं, यानी कि हमारे जो पूरा सिस्टम है उसमें इंटेलिजेंस का काम उन लोगों ने किस हद तक किया है, फिर उसको क्लेंज किया गया। यानी अगर बशार अल असद आज जिंदा हैं और अभी दमिश्क की गद्दी पे हैं, उसकी वजह यह है कि इन सब एलिमेंट्स को क्लीन अप किया गया। वहां पे अमेरिका जाहिर है कि बहुत, अरे भाई अमेरिका ने तो ट्रेन कर करके लोगों को, आप उसकी भी आपको तस्वीरें आपको कभी वो दिखाना चाहिए। जी वो जी जो एश्टन कार्टर, यानी तकरीबन रो रहा है बेचारा, वो डिफेंस सेक्रेटरी था,
इनका ओबामा का, और ये ऑस्टिन साहब जो थे ये जनरल थे जिनके के चार्ज में था लोगों को ट्रेन करना दमिश्क के अंदर। इस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका चार्ज, वो जनरल थे, उनका चार्ज ये था, $500 मिलियन दिए गए थे, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये कि उनमें इसमें तुम कुछ लोगों को ट्रेन करो जो कि जिनको कि हम कहें कि ये असद के खिलाफ एक मॉडरेट ग्रुप खड़ा हुआ है। और जनाब उन्होंने बाकायदा असलहे आए, वो सब ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद उन्होंने असलहे लिए, ट्रेनिंग ली, और वो जनाब खामोशी से चले गए और जाके जवादुल नुसरा से मिल गए। अब यहाँ हियरिंग हुई सेनेट की। सेनेट की हियरिंग में मुझे याद है मैं उसको कई दफे कह चुका हूँ और कई दफे देख चुका हूँ। इतनी मजेदार है वो कि उसमें वो सेनेटर खातून है कोई, वो पूछती है इनसे, ऑस्टिन, जनरल ऑस्टिन से, लॉयड ऑस्टिन, कि आपने जिन लोगों को ट्रेन किया उसमें से कितने अभी लड़ रहे हैं? खामोश। अरे कुछ तो फिगर बताइए। तो ये बोले 4-5, यानी 4 या 5, बाकी सब असलहे लेके दूसरी तरफ चले गए। तो इस तरह से अमेरिका वहां रहा है। अरे साहब एक चीज अगर आपको याद है, मैं सर वो समझना चाहता था कि रूस अब क्या कैसे बिहेव करेगा, क्या इम्कान है। 2015 में अगर रूस ना आ गया होता तो तख्ता पलट गया था बशर अल असद। रूस अगर ना बाकायदा इंटरवीन ना किया होता, और ये उसी सूरत में रशियंस लास्ट मिनट पे अपनी अना और अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए करते जरूर हैं। मैंने उनको खुद देखा, वो कोसोवो वाला मामला जब था, जबकि तमाम यूरोपियंस ने कोसोवो के तमाम इलाके, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ, सब कंट्रोल कर लिए थे उनकी फौजों ने, और ये गायब रूस, और रूस का खास इलाका है बेलग्रेड, क्योंकि दोनों स्लाविक लोग हैं, यानी युगोस्लाव, वो इसके बेलग्रेड के सर्बिया के लोग भी साउथ स्लाविक, और रूसी भी स्लाविक, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी उनमें रिश्ता है। ये लोग ये देखते रह गए जनाब, बाकायदा लास्ट मिनट पे उन्होंने अपने ये टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर आंख बंद करके अंधाधुंध वो घुस गए प्रिस्टीना एयरपोर्ट के अंदर। उनका चलो तुम बाकी सब लोग, हमने ये कंट्रोल कर लिया, और उन्होंने जाके कंट्रोल किया। तो ये लास्ट मिनट पे जरा सा डिलेड एक्शन होता है शायद, लेकिन उन्होंने एक्शन किया वहां पे सीरिया में। अगर वो ना आ गए होते तो बशार अल असद हो सकता है कि आज अपनी गद्दी पे ना होते, क्योंकि अगर आपको याद है तो हिलरी क्लिंटन बाकायदा टेलीविजन पे आके अनाउंस करती, बशार अल असद गेट आउट ऑफ द वे, द पीपल आर कमिंग। यानी अब वो पीपल, सीरियन पीपल से आपकी क्या रिश्ता है? बहरहाल ये कि पीपल आर कमिंग, यू गेट आउट ऑफ द वे। अभी तक है, देखिए है क्या, इसलिए क्यों है वहां अमेरिका? कई वजह हैं, उसकी लंबा जियो स्ट्रेटेजी भी है, तेल का भी मामला है, और इनकी जो एक्सेस टू टू पोर्ट्स है रशियन, उनको स्टक करने का भी एक एंगल है। लेकिन बहुत बड़ी चीज ये है कि एक प्रॉक्सी वॉर से आप बशार अल असद को 10 साल में अभी तक तो नहीं हटा पाए। तो प्रॉक्सी वॉर से जब एक बशार अल असद को आप नहीं हटा पाए, तो रूस विथ 1600 न्यूक्लियर वेपन्स, आप उसको कैसे प्रॉक्सी वॉर से हटा देंगे और हरा देंगे? ये एक इसका तस्करा वेस्टर्न मीडिया नहीं करता। मैंने खुद लिखा है और मैं करता हूं, करता रहूंगा कि वो सच। अरे भाई, जब आपने 10 साल ऑक्यूपाई किया, 20 साल ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान, और आप क्या लेके गए? 10 साल से आप है इराक में, आपके हाथ में क्या है? लिबिया में क्या है? अच्छा, ये जो दमिश्क में हमला हुआ है, जिसमें
और नुकसान के अलावा ईरान का एक एडवाइजर भी उसमें मारा गया है। ईरान ने उसके उसके जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अच्छा, इसी धमकी से पहले एक वाकया और हुआ, जो पहला जब हमला हुआ दमिश्क पर 2 दिन पहले, उसके बाद इराक में कतायब हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो इराक का लोकल है, इंडिजिनस है, लेकिन वो हिजबुल्लाह के नजरिए की तरह से, मतलब उनका अपना है। उन्होंने कहा कि अगर आपने इराक पर कोई ऐसा हमला किया तो हम बहुत सख्त जवाब देंगे। यानी सख्त जवाब देने की धमकी एक तरह से इराक से भी आ गई, ईरान से भी आ गई, रूस की तरफ से भी उस पर एक सख्त बयान आ गया। इसके बाद अब कुछ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या इम्कान है, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे बिसात को देखिए कैसे बिछी हुई। वो ऐसे बिछी हुई है कि अमेरिकन छावनियां, अमेरिकन कैंटोनमेंट, अमेरिकन फौजें, असलहे सब पूरे इलाके में फैले हुए हैं। देखिए उधर इधर यहाँ पे नाम लो उस आइलैंड का, ओकिनावा। उधर उधर वो जनाब वाला नॉर्थ कोरिया जो है, ओकिनावा में आपके हजारों सोल्जर अमेरिकन, साउथ कोरिया में मौजूद हैं, इसमें जापान में मौजूद है, वेस्ट एशिया में मौजूद है। तो ये जो धमकियां जंग की होती हैं, ये इसलिए सीरियसली नहीं ली जा सकती दो वजह से। एक तो ये कि अगर कहीं इसराइल ने कोई ज्यादा बड़ा, यानी न्यूक्लियर किस्म का, उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे ईरान के कोई हमला करने की कोशिश की, तब ये जंग बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, बढ़ जाएगी। अभी तक ये है कि जितना कैलकुलेट करके करो कि ये आगे ना बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगर कहीं उनकी जो कैंप्स हैं, अमेरिकन कैंप्स, उनमें जो लोग हैं, उनके सोल्जर्स हैं, उनके असले हैं, उनके ऊपर तो भाई डायरेक्ट अटैक हो सकता है। तो वो इस तरह का, जिसको कि आप बकौल शख्स पंगा कहते हैं, उनसे आप पंगा तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप चाहते लोग वहां मौजूद हैं। इसलिए मैं इनको नजरअंदाज इसलिए कर देता हूं कि ये कैलकुलेटेड होते हैं। मतलब ये कि इनको ये मालूम है कि अगर हम दमिश्क पे अभी हमला करेंगे तो हमारा जवाबी हमले में हवाई जहाज तेल अवीव या जेरूसलम की तरफ नहीं जाएंगे। अभी ये इन्होंने कैलकुलेट किया है किसी तरह से, इनके पास तमाम डेटा है। लेकिन ये कि कोई बड़ी हरकत कर दे, इसके लिए आप उधर नॉर्थ कोरिया से लेके यहाँ तक, अच्छा नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर, उनके बगल में है चीन, उसके बाद न्यूक्लियर, तो वहां तो गोया खेल जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो भाई कुछ लोगों, माफ कीजिएगा आपकी बात जरा मैं बीच में रोक रहा हूं, कुछ लोगों का ये अंदाज है कि अमेरिका के फौजी अड्डे इस इलाके में, खास तौर पर वेस्ट एशिया में जहां जहां हैं, वो अमेरिका की मजबूती भी है और वही कमजोरी भी है। यानी ईरान के टारगेट में वो आ सकते हैं। एक तो ये असेसमेंट है। दूसरा ये है कि इस वक्त इजराइल के अंदर जो हार्डलाइन शिद्दत पसंद सरकार है, वो मुसलसल मस्जिद अल अक्सा पर कार्रवाइयां करना, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां करना, वो एक तरह से रीजन मुसलसल एक बना हुआ है, जिस पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर गाजा में बैठे हुए हमास या लेबनान के हिजबुल्लाह या और दूसरे लोग, हूथियों ने तो मई 2021 में इस हद तक कहा था फिलिस्तीनियों से कि आप हमें टारगेट दो, कहां कहां मारना, हम यहां से मारेंगे। यानी उस हद तक उनकी धमकियां और वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो इसमें ऐसे फ्रेजाइल सिचुएशन में मैं जो बात समझना चाह रहा हूं वो ये कि रीजंस हैं, अगर कभी भी ये भी कैलकुलेट कर लें
जवाबी कार्रवाई करने वाले, तो इनके पास भी रीजंस हैं कभी भी कुछ करने के लिए। तो क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है? अभी देखिए, अभी जो बड़ा एक ट्रैफिक जैम जैसे हो जाता है ना कभी कभी सड़कों पे, तो इधर उधर लोग गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो बुनियादी चौराहा है वहां पे एक ट्रैफिक जैम है, और वो है, याद रखिए, वो है यूक्रेन का मामला। वो अभी जो जैम से निकलेगा, और अभी ये सब ये सैटेलाइट सिचुएशन हैं, ये मूवमेंट में हैं, लेकिन इनकी हरकत डिटरमिन होगी उसके आउटकम से। वो आउटकम अभी सस्पेंस में है। वो किसी हद तक, यानी इतना तो मेरे नजदीक, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, मैं हिंदुस्तान में मैं अपने कॉलीग से बात करता हूँ, लोग नहीं मानते, क्योंकि वो लोग सिर्फ वेस्टर्न मीडिया से जो इंफॉर्मेशन है वो इम्बाइब करते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई नकवी साहब जो है गलत करें। मैं अपने एक्सपीरियंस पे और चीजों को पढ़ता हूँ, उनको भी, यानी मैं उनको नजरअंदाज नहीं करता, उनको भी पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके बाद उसको मैं डबल चेक करता हूँ। और पेपर्स हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ जाता है, फिर टेलीफोन है, आजकल मोबाइल फोन पे आप कहाँ बात नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से टटोल के एक दिलचस्पी लेके कहीं आप किसी उस पे पहुंचते हैं कि भाई दरअसल ये हो रहा है, जो कि यहाँ पे लोग आमतौर से नहीं करते। वो वही अखबार पढ़ते, न्यूयॉर्क टाइम्स, अब न्यूयॉर्क टाइम्स तो आपको नहीं बताएगा कि अमेरिका पिट रहा, हाँ वॉशिंगटन बिल्कुल। पोस्ट नहीं पता। अब भाई हिंदुस्तानी अखबार नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान पिट रहा है कहीं। अगर फर्ज करिए हम कभी जंग में जाएं किसी, और हमारी फौजों को खुदा ना खास्ता रिवर्सल हो जाए, तो हम वो रिपोर्ट नहीं कर सकते कि साहब आज हमारा रिवर्सल हो गया। ये फौजी मामलात और जर्नलिज्म का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जब आप उसमें मुलव्विस हो जाते हैं, तो आप नेशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट का सर्व करने लगता है अखबार वाला भी। उससे होता यह है कि जो बड़ा अखबार वाला दुनिया का है, उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती है, क्योंकि उसका मुल्क जो है वो मुस्तकिल जंगों में मुलव्विस रहा है। नतीजा यह है कि उनका ढिंढोरा पीटते 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 अब उनके जो बड़े बड़े अखबार वाले हैं, उनका क्रेडिबिलिटी हमारी नजर में तो कम से कम नहीं है। अब वहां अमेरिका में मजे की बात यह कि वहां लोग देख नहीं पाते बहुत सी चीजें, यानी आपको ऐसा लगता है कि साहब बड़ी ओपन सोसाइटी है, नहीं। जो सही तस्वीरें हैं वो मीडिया उनको दिखाता ही नहीं। जी जी लिहाजा जी। अगर अमेरिकन पब्लिक को ये मालूम हो जाए कि दरअसल यूक्रेन में क्या हो, हाँ तो वहां रिवोल्ट हो जाए। जी जी जी। ये यही कमाल है इस मीडिया का। मुझे याद है कि मैं एक ही बार गया हूं अमेरिका, आप तो वहां रहे भी हैं, लेकिन वहां अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क का नाम लोग नहीं जानते जब तक उनका प्रेसिडेंट उसका मुल्क का दौरा ना करे या उनकी फौजें ना चली जाएं। आमतौर पर वहां के लोगों को दुनिया के वाकयात से ऐसे दूर रखा जाता है, बिल्कुल नॉन इश्यूज। हमें याद है दसियों साल मोनिका लेविंस्की वाली कहानी चली, हेडलाइन। तो ये इस तरह से लोगों को मिसलीड करने का काम वहां का मीडिया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, एक आपने। एक एक जी। एक 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 जाते जाते वो हाँ बेचारे हमारे ट्रम्प साहब जिस हाँ। मुसीबत में गिर गए हैं, जी जी उन्होंने एक एक खातून जो कि पोर्नोग्राफिक फिल्मों में काम करती थी, जी जी उनको शायद उनकी मंजूर नजर हो गई थी जब वो प्रेसिडेंट थे, जी और उन्होंने कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने कुछ ऐसे फंड्स से उसको खामोश करने के लिए पैसे दिए। अब आज की खबर लेटेस्ट ये है कि वहां के न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया है कि ये कन्विक्टेड हैं, इन्होंने ये हरकत की है। अब इसका नतीजा क्या होगा, क्या वो कैंडिडेट रहेंगे 2024 के इलेक्शन में, ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन देखिए देखिए, उसमें 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 एक दिलचस्प इजाफा यह है कि उनके वकील ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी और अगर होगी तो उनको हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी। यानी यहां तक बात मीडिया में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप जिस तरह से आपने बताया कि आप तमाम वाकयात पर नजर रखते हैं, और जिस तरह से हमारा एलीट यहाँ पर हत्ता के जो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी बैठे हुए लोग हैं वो
वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप उसको बहुत ही बैलेंस करके हर तरफ के वाकयात को समझ के कुछ नतीजे निकालते हैं अपने तजुर्बात की रोशनी में, और आप मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ भी अपने वो तजुर्बात शेयर करते हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।